मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर जो अब पूरी तरह से दुनिया से कट चुका है। 80 किलोमीटर लंबी दीवारें स्टील के कवच से ढकी हुई हैं। पूरी तरह से स्वचालित सुरक्षा प्रणाली हर उस जीव को निशाना बनाती है जो इसके पास आता है। जो भी कोई क्वारंटीन क्षेत्र से भागने की कोशिश करता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। वर्ष 2008 में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में एक भयावह महामारी फैली। यह रीपर वायरस था जो लोगों को मानसिक विकृति की ओर धकेलता, फिर उनका शरीर सड़ने लगता और अंततः मौत हो जाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह वायरस कितनी तेजी से फैलता था और इसके प्रसार का सटीक तरीका अभी तक वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था। वैक्सीन बनाना तो एक दूर की बात थी। सिर्फ एक हफ्ते में हजारों लोग मारे गए। सरकार मजबूर थी। उन्होंने जनता से सिर्फ घरों में रहने का आग्रह किया, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। असल में सरकारी अधिकारी और प्रभावशाली वर्ग पहले ही गुप्त रूप से देश छोड़ चुके थे। जब जनता ने यह देखा तो उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सेना ने मशीन गनों से गोलियां चला दी। भीड़ वहीं ढेर हो गई। इसी अराजकता के दौरान एक छोटी बच्ची एडन की आंख पर छर्रा लगा। उसकी मां उसे लेकर निकासी हेलीकॉप्टर की ओर भागी और सैनिकों से बेटी को बचाने की गुहार लगाने लगी। एक सैनिक ने बच्ची को मरते देखने से इनकार कर दिया। उसने खुद अपना स्थान उस बच्ची को दे दिया। इसके बाद से ब्रिटेन का वह क्षेत्र और शेष दुनिया दो अलग अलग यथार्थ बन गए। सरकार द्वारा बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी और 30 फुट ऊंची दीवार स्टील की मोटी परतों से ढकी हुई थी। समुद्री सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं और आकाश को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। अब कोई पक्षी भी उस क्षेत्र से बाहर नहीं उड़ सकता था। समय बीतता गया और अलगाव क्षेत्र में मानवीय सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। वहां नरभक्षण और बर्बरता हावी हो चुकी थी। और फिर 2035 आ गया। अब वही छोटी बच्ची एडन एक दक्ष विशेष सैनिक बन चुकी थी। उसकी घायल आंख की जगह एक उच्च प्रौद्योगिकी बायोनिक आंख लगा दी गई थी, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, निगरानी, स्काउटिंग जैसे आधुनिक फीचर मौजूद थे। यह आंख अब उसकी एक सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे कई खतरनाक मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की। लेकिन एडन के दिल में अब भी एक खालीपन था, अपनी माँ की याद। इतने सालों बाद वह अब लगभग उसकी शक्ल भी भूल चुकी थी। उस दिन जब माँ और बेटी अलग हुए थे, माँ ने एडन को एक लिफाफा दिया था जिस पर एक नाम और पता लिखा था, शायद कोई अंतिम आशा। लेकिन अब इतने सालों बाद वहां जाकर देखने का कोई तरीका नहीं बचा। एडन के पुराने वरिष्ठ अधिकारी बिल नेल्सन ने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था। वह जानता था कि बाहर से कठोर दिखने वाली यह लड़की अंदर से आज भी टूटी हुई है। उसने एडन को छुट्टी लेकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह खामोश रही। वह अभी अभी मानव तस्करी रोकने के एक खतरनाक मिशन से लौटी थी। हालांकि जब सेना ने छापेमारी कर ठिकानों की जांच की तो वहां बड़ी संख्या में संक्रमित पाए गए, वही लक्षण जो 2008 में ग्लासगो में रीपर वायरस के थे। सरकार चौकन्ना हो गई थी। कई अधिकारी सतर्कता के तौर पर लोगों को घरों में ही आइसोलेशन में जाने की सलाह देने लगे, लेकिन नेल्सन को पता था कि यह वही गलती दोहराने जैसा है। इस बार उन्हें निर्णायक कदम उठाने होंगे। उसी समय प्रधानमंत्री हचेसन ने नेल्सन को एक गोपनीय रिपोर्ट दिखाई। सरकार पिछले कई वर्षों से सैटेलाइट के माध्यम से क्वारंटीन जोन की निगरानी कर रही थी। हाल की कुछ तस्वीरों में पता चला था कि वहां अब भी कुछ लोग जीवित हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां किसी ने वायरस से लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, शायद कोई वैक्सीन भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों को अब तक छिपाए रखा। जब नेल्सन ने इसका कारण पूछा तो प्रधानमंत्री बोला कि जब आपदा आएगी तभी एक नेता मसीहा बनकर सामने आता है। नेल्सन जानता था कि हालात अब हाथ से निकल सकते हैं। बहस किए बिना उसने सीधे एडन को बुलवाया और उसे एक मिशन पर भेजने का आदेश दिया। क्वारंटीन जोन के अंदर घुसपैठ कर पता लगाना कि क्या कोई इलाज मौजूद है। एडन को यह जानकर एक उम्मीद मिली कि एक समय वायरस पर काम कर रहे वैज्ञानिक मार्कस केन अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं। यदि वैक्सीन विकसित हुई है तो सबसे अधिक संभावना है कि वह उसके पास होगी। एडन हेलीकॉप्टर से अपनी टीम के साथ क्वारंटीन वॉल की ओर रवाना हुई। उसे यह नहीं पता था कि लंदन में इसके पीछे एक और साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री और उसकी सरकार अब वायरस को फैलने देना चाहती थी ताकि वे कमजोर तबके की सफाई कर सकें। टीम ने अपने वाहन, उपकरण और रणनीति की जांच की। 2 वायरोलॉजिस्ट भी टीम का हिस्सा थे। 2 बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर उन्होंने क्वारंटीन जोन में प्रवेश किया। 20 साल से बंद दरवाजा पहली बार खुला। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्होंने देखा कि हर इमारत पर संख्याएं लिखी थीं। ये उन लोगों की थीं जो कभी मदद की उम्मीद में इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिन्हें सरकार ने त्याग दिया था। टीम सेंट एडन अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। वहां सब सुनसान था। तभी बख्तरबंद गाड़ी में तैनात सैनिक कैंटल ने देखा कि उनके स्कैनर जाम हो रहे हैं। अचानक स्क्रीन पर एक लड़की की झलक दिखाई दी। वह बाहर निकला और देखा कि वह लड़की बेहद कमजोर अवस्था में थी। कैंटल ने उसे गाड़ी में लाकर बैठा दिया। उसी वक्त अस्पताल के भीतर मौजूद टीम पर हमला हो गया। कुछ बचे हुए लेकिन बर्बर लोग उन पर टूट पड़े। टीम ने साहस से मुकाबला किया, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा।
कैप्टन मिकेल्सन ने बख्तरबंद गाड़ी को चलाने की कोशिश की, लेकिन उस पर आग के गोले से हमला हुआ और वाहन जलने लगा। जैसे ही वह ध्यान भटकाकर हमले को संभालने में व्यस्त था, वही लड़की जिसे उन्होंने अभी अभी बचाया था पीछे से आई और चुपचाप उसका गला रेत दिया। मरने से पहले मिकेल्सन ने एक ग्रेनेड सक्रिय कर दिया। लड़की और वह दोनों वहीं खत्म हो गए। पहली बख्तरबंद गाड़ी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन दूसरी गाड़ी पहले ही अस्पताल के तहखाने में प्रवेश कर चुकी थी। एडन और उसकी टीम लड़ते हुए पीछे हट गई और आखिरकार दूसरी बख्तरबंद गाड़ी में प्रवेश करने में सफल रही। लेकिन जैसे ही गाड़ी जमीन के ऊपर आई, वह अचानक ही नंबर 1 गाड़ी के हमले का लक्ष्य बन गई। हालांकि वे हथियारों से लैस थे, लेकिन आइसोलेशन जोन के बचे हुए लोग अब बर्बर कबीलों में बदल चुके थे। मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते थे। युद्ध के भ्रम में 2 टीम सदस्य भाग निकले। एडन और कुछ अन्य जिनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, पकड़ लिए गए। उन सभी को एक कबीलाई गुट के नेता सोल के सामने लाया गया। एडन को जंजीरों से लटकाया गया और उस पर अत्याचार कर पूछताछ की गई। सोल जानना चाहता था कि वह किस शक्ति की ओर से आई है और उसके पास इतनी आधुनिक तकनीक कहां से आई। एडन जानती थी कि इन लोगों में अब इंसानियत बाकी नहीं है, इसलिए उसने खुलकर कह दिया कि वह दीवार के बाहर की दुनिया से आई है। लेकिन सोल की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी, क्योंकि उसे हमेशा यही बताया गया था कि दीवार के बाहर कुछ नहीं है, वहां जाना व्यर्थ है। वास्तव में मार्कस केन ने वर्षों पहले यह प्रचार किया था कि बाहर की दुनिया नष्ट हो चुकी है और वहां कुछ भी जीवित नहीं है। जब सोल को पता चला कि कोई दीवार के बाहर से जिंदा आ सकता है, तो उसने समझा कि अंदर से भी कोई बाहर जा सकता है। इसलिए उसने एडन की जान बख्श दी ताकि वह उसका रास्ता बन सके। लेकिन उसके बाकी साथियों को पकड़कर कबीला वालों ने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया। सोल के लोगों का जीवन अब मनोरंजन, हिंसा और नरभक्षण पर आधारित था। लोहे की कलाबाजियां, नृत्य और सबसे अहम ह्यूमन बारबेक्यू पार्टी, जहां इंसानों को पकाकर खाया जाता था। पकड़े गए सैनिकों को अपने भाग्य का अंदाजा हो चुका था। क्रोध और निराशा में वे कबीला वालों पर थूकने लगे, लेकिन जैसे ही जलती आग में उन्हें डाला गया, पूरा वातावरण चीखों से भर उठा। इस बीच एडन जेल में बंद थी। एक गार्ड ने उसे भोजन लाकर दिया, एक पका हुआ अंग। लेकिन जैसे ही मौका मिला, एडन ने एक गार्ड को बुलाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी और दरवाजा खुलवाकर उसे बेहोश कर दिया। दूसरे गार्ड को भी उसने उसी कुशलता से निपटा दिया। भागते समय बगल की कोठरी से एक लड़की ने उसे पुकारा। पहले तो एडन अनसुना करना चाहती थी, लेकिन जब लड़की ने अपना नाम कैलिन बताया और कहा कि वह केन की बेटी है, तो एडन रुक गई। केन को खोजने में उसकी मदद मिल सकती थी, लेकिन तभी सोल की प्रेमिका, एक हिंसक महिला योद्धा, वहां आ धमकी। दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई, लेकिन एडन की ट्रेनिंग और ताकत के आगे वह टिक नहीं सकी और मारी गई। जब सोल जेल में आया, तब तक एडन, कैलिन और 2 अन्य भाग चुके थे। सोल गुस्से से पागल हो गया। एडन और समूह भागते हुए एक पुरानी रेलवे सुरंग तक पहुंचे, लेकिन सोल के गुर्गे उनका पीछा कर रहे थे। लड़ाई में एक साथी शहीद हो गया। एडन मदद के लिए उतरी और फिर अंतिम क्षण में चलती ट्रेन पकड़ ली। सोल गुस्से में पागल हो गया और अपने ही एक आदमी को मार डाला। ट्रेन में कैलिन ने बताया कि वह केन को खोजने में मदद कर सकती है, लेकिन खुद उससे नहीं मिलना चाहती। अब डॉक्टर केन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक नए सामंती क्षेत्र का नेता बन चुका था। उसने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, ताकि उसका तानाशाही शासन चलता रहे। जहां तक सोल की बात थी, वह असल में डॉक्टर केन का बेटा और कैलिन का बड़ा भाई था। विचारों में मतभेद के चलते वह केन से अलग हो गया और तब से बर्बर हो गया। कैलिन को जब केन का चरित्र अस्थिर और खतरनाक लगा, तो वह भी उससे दूर हो गई। ट्रेन एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में रुकी। कुछ लोग एक भूमिगत बंकर की ओर गए, जहां पर आपातकालीन सामग्री इकट्ठी की गई थी। इसके बाद वे जंगल में प्रवेश कर गए, लेकिन तभी कैलिन को खतरे का आभास हुआ। कुछ ही देर में लंबी भालाओं वाले घुड़सवार दिखाई दिए, एक नया गुट जो मध्ययुगीन शैली में रहता था। एडन ने हथियार होने के बावजूद आत्मसमर्पण किया, क्योंकि यह डॉक्टर केन के किले तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता था। भागती हुई कैलिन भी पकड़ी गई और सभी को किले में ले जाया गया। अंततः एडन की मुलाकात डॉक्टर केन से हुई। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई टीका है? क्या इसीलिए लोग जीवित बच गए? केन ने जवाब दिया, यहाँ कोई टीका नहीं है, यह सिर्फ प्राकृतिक चयन है। जो योग्य थे सिर्फ वही बचे हैं। जिन लोगों में प्रतिरक्षा क्षमता थी, वे ही बच पाए। डॉक्टर केन का मानना था कि इस बर्बादी के युग में केवल वही लोग जीवित रहने के हकदार हैं जिनमें वायरस के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध है। बाकियों को बाहर कर देना चाहिए। एडन इस सोच से उलझन में थी, लेकिन केन ने कहा कि जब से सरकार ने क्वारंटीन दीवार को बंद कर दिया, तब से हालात बदल चुके हैं। केन अब बाहर की दुनिया से नफरत करने लगा था और नहीं चाहता था कि उसकी सत्ता कोई छीन ले। उसे पता था कि सरकार अभी भी अंदर की दुनिया पर नजर रखे हुए है, इसीलिए उसने पहाड़ियों के भीतर ये छिपा हुआ गढ़ बना लिया। एडन की जानकारी बाहर लीक न हो, इसके लिए केन ने उसे मारने का फैसला किया। एडन को लगा कि शायद इस बार उसकी किस्मत जवाब दे देगी।
लेकिन इस बीच बाहर की दुनिया भी अब सुरक्षित नहीं रही थी। वायरस अब लंदन तक फैल चुका था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हचरसन और एक उद्योगपति पर भी हमला हो चुका था। एक संक्रमित व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की। कैप्टन नेल्सन ने उसे मार तो दिया, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री संक्रमित हो चुके थे। उद्योगपति ने प्रधानमंत्री को त्यागने का आदेश दिया। इस अपमान से दुखी होकर प्रधानमंत्री ने खुद को गोली मार ली। इस घटना के साथ ही सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल गया। इसी बीच एडन को उसकी सजा दी गई। एक मध्ययुगीन द्वंद्व युद्ध। वह निहत्थी थी और सामने था एक सशस्त्र जल्लाद, लेकिन एडन ने हार नहीं मानी। उसने चपलता और चालाकी से जल्लाद को मात देने की कोशिश की। एक मौका देखकर उसने दर्शक दीर्घा में छलांग लगाई और एक गार्ड के हाथ से हथियार छीन लिया। फिर बाज की तरह झपटकर उसने अंततः जल्लाद को हराया। केन गुस्से से आग बबूला हो गया और एडन को मारने का हुक्म दे दिया, लेकिन तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा किला हिल उठा। असल में एडन की टीम ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने गार्ड्स को हराया, डॉक्टर स्टर्लिंग और कैलिन को आजाद कराया और विस्फोट का आयोजन किया। एक धनुषधारी ने एडन को निशाना बनाया, लेकिन उसके एक साथी ने समय रहते उसे गोली मार दी। एडन और बाकी बचे लोग कुछ घोड़े लेकर वहां से भागे, लेकिन केन के आदमियों ने उनका पीछा जारी रखा। भागते भागते उन्हें एक बंकर में एक लिमिटेड एडिशन बेंटली कार और ढेर सारा पेट्रोल मिला। एडन ने कुछ पुराने नोकिया मोबाइल फोन भी खोजे। जैसे ही वे भागने की तैयारी में थे, केन के आदमियों ने हमला कर दिया। एक साथी ने जान देकर एडन को बचाया। एडन ने बेंटली को स्टार्ट किया और किले से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने नेल्सन को फोन किया और बताया कि वह वायरस के प्रति प्रतिरक्षित है और वापस लौट रही है। नेल्सन ने बताया कि अब वायरस पूरे देश में फैल चुका है। प्रधानमंत्री की मौत के बाद फाइनेंसर सत्ता पर काबिज हो चुका है। जब उसे एडन की जानकारी मिली तो उसने उसकी मदद की योजना बनाई, लेकिन तभी एडन पर फिर से हमला हुआ। एक संशोधित कन्वर्टिबल रेस कार में सोल केन, मोटरसाइकिलों पर बाकी सर्वाइवर और एक पुलिस कार बेंटली का पीछा कर रही थी। सोल ने बेंटली पर छलांग लगाई और हाथापाई शुरू हो गई। सोल का एक साथी एक बस से रास्ता रोकना चाहता था, लेकिन एडन ने बिना रुके बेंटली से बस को टक्कर मारी। बस बीच से चिर गई और सोल मारा गया। अंततः एडन और उसके साथियों को बचा लिया गया। उसका खून वैक्सीन के लिए सैंपल बना। डॉक्टर स्टर्लिंग ने बताया कि वह अभी वैक्सीन तैयार नहीं करेगा। जब समय आएगा तभी सामने आएगा, ताकि असली नायक बन सके। कैलिन और स्टर्लिंग को कॉर्पोरेट हेलीकॉप्टर के हवाले कर दिया गया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फाइनेंसर ने एडन को अपने लिए काम करने की पेशकश की, लेकिन एडन ने उसे ठुकरा दिया। वह वापस क्वारंटीन जोन लौट गई। इस बार किसी मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के छोड़े पते को खोजने के लिए। यहाँ उसे अपने अतीत की तस्वीरें और यादें मिली। नेल्सन जानता था कि एडन यही आएगी। एडन ने नेल्सन को एक रिकॉर्डिंग दी, फाइनेंसर की साजिशों की रिकॉर्डिंग। अब फाइनेंसर का पर्दाफाश संभव था, लेकिन एडन को भी उसका बदला झेलना पड़ सकता था। एडन ने फैसला किया कि वह यहीं रहेगी जब तक हालात शांत न हो जाएं। जहां तक सर्वाइवर की बात है, एडन ने सोल का कटा सिर लेकर वापस उनकी बस्ती में प्रवेश किया। अब जब उनका क्रूर नेता मर चुका था, सर्वाइवर ने ईडन को अपनी नई नेता स्वीकार कर लिया। शायद उसके नेतृत्व में वे अब एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सकें। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।